नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले बांग्लादेश की बात करेंगे, जहां नेताओं से ज्यादा आवाम की किस्मत लॉक हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर बांग्लादेश में कट्टर सत्ता आने वाली है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का तनाव खत्म होगा या अभी की तरह ये मुल्क हिंदुओं के लिए नर्क रहेगा? इसका फैसला लोड हो रहा है। फिर आपको दिखाएंगे कैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म घूसखोर पंडित के नाम को लेकर फिल्म मेकर्स की क्लास लगा दी और साफ कह दिया कि इस टाइटल के साथ तो फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। अब फिल्म घूसखोर पंडित की टीम के पास क्या आखिरी रास्ता है, वो समझेंगे। फिर आपको राहुल गांधी पर शुरू हुए कलेश का नया ट्विस्ट बताएंगे। सरकार ने तय किया है कि राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं आएगा, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को लेकर अब क्या मांग की है और उसमें कैसे सियासत हो रही है, वो समझेंगे। आज सत्ता में हम आपको एक ऐसी डील के बारे में भी बताएंगे जिससे भारत के दुश्मनों में बेचैनी थोड़ी बढ़ गई है। खबर है कि भारत ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। डील की कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। बड़ा अपडेट किताब वाले कलेश पर, जिस पर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने पेंगुइन इंडिया की टीम से पूछताछ की है। सूत्रों के अनुसार खबर यह है कि इस किताब को सुनियोजित तरीके से लीक किया गया और सर्कुलेशन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी तक हुआ। कल प्रधानमंत्री नए पीएम ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। वो दोपहर करीब 1:30 बजे सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण करेंगे। फिर शाम को कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन करेंगे। इसमें केंद्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। और वो खबर जिसकी आज बहुत चर्चा है, कानपुर में लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को टक्कर मारने वाले अरबपति कारोबारी का बेटा 7 घंटे में ही रिहा हो गया, जबकि गिरफ्तारी 4 दिन बाद हुई थी। खबर है कि पुलिस ने कोर्ट में 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन इसकी वजह नहीं बता पाई। इसके चलते कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया। सत्ता में लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं 2 देशों को लेकर आई 2 बड़ी खबरों की, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। एक खबर मीटिंग से जुड़ी है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हुई थी। इस मीटिंग के बाद ईरान को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं, वो विस्फोटक हैं, ईरान को परेशान करने वाले हैं, क्योंकि दावा है कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को एक बार फिर से टारगेट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जहां वोटिंग हो चुकी है, अब काउंटिंग हो रही है। कुछ घंटों में नई सत्ता आने वाली है। सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश में कट्टर सरकार वाले नतीजे आएंगे, क्योंकि रुझान तो कट्टरता वाले आ रहे हैं, हिंदुओं पर हमले वाले आ रहे हैं, देसी बम और पेट्रोल बम से हमले वाले आ रहे हैं। आज सत्ता में खामेनेई और यूनुस को दर्द देने वाली इस कुंजी को हम डिकोड करेंगे। पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध वाले तनाव की, जिसको लेकर व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग हुई। वैसे तो यह बैठक सिर्फ 1 घंटे तक होनी थी, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत का सिलसिला 3 घंटे तक चला। बताया जा रहा है कि इस लंबी बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला, ना मीडिया के सामने कोई बयान दिया गया। इजराइल से लेकर अमेरिका तक की इस खामोशी ने ईरान पर सरप्राइज अटैक वाली आशंका को बढ़ा दिया है। अंदेशा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की प्लानिंग फाइनल हो चुकी है। ऑपरेशन मिडनाइट का दूसरा राउंड किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इस बीच इजराइल की वैक्यूम बम वाली थ्योरी ने ईरान की बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इजराइल के प्रतिबंधित वैक्यूम बम ने गाजा में तबाही मचाई, हजारों लोग भाप बनकर गायब हो गए। तो क्या अब इसी वैक्यूम बम का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ भी होगा? इसके संकेत व्हाइट हाउस में हुई उसी मीटिंग से मिल रहे हैं। बैठक खत्म होने के बाद ट्रंप ने कहा ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी, बातचीत से समाधान की कोशिश होगी। आगे देखते हैं क्या होता है। इस बयान के बाद किसी को भी ये लग सकता है कि अभी अमेरिका ईरान पर हमले के मूड में नहीं है, लेकिन यही असली ट्रंप प्लान है, जिसे ईरान भी समझता है। ईरान जानता है कि ट्रंप जो कहते हैं वो नहीं करते, बल्कि जो नहीं कहते वही करते हैं। ट्रंप का पुराना रिकॉर्ड भी कुछ यही कहता है। पिछले वर्ष ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले से 2 दिन पहले ट्रंप ने यह कहा था कि वो 2 हफ्ते में ईरान पर फैसला लेंगे, लेकिन इस बयान के 48 घंटे के बाद ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए। वेनेजुएला पर एक्शन से पहले भी ट्रंप के बयान कुछ ऐसे ही थे।
कुछ कुछ ऐसा ही इस बार भी होता हुआ लग रहा है। हो सकता है बातचीत का भरोसा देकर ट्रंप एक बार फिर से बम वर्षा करने का आदेश दे दें। इसको लेकर ईरान सतर्क भी है। वो एक बार फिर ट्रंप के कूटनीतिक धोखे का शिकार नहीं होना चाहता। खामेनेई के करीबी सहयोगी सनाईराद ने अमेरिका और इजराइल दोनों को चेतावनी दी। ये कहा कि ईरान पर हमले का जवाब मिलेगा। एक ऐसा रीजनल वॉर होगा जिसे रोक पाना मुश्किल होगा। अमेरिका की मंशा उसकी सैन्य तैयारियों को देखकर भी समझी जा सकती है। ट्रंप की सेना ईरान की पहले ही चारों तरफ से घेराबंदी कर चुकी है, लेकिन ट्रंप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। बताया जा रहा है कि घेराबंदी को मजबूत करने के लिए अमेरिका एक और स्ट्राइक ग्रुप को ईरान की तरफ भेज रहा है। पेंटागन की तरफ से दूसरे कैरियर की तैनाती के लिए कहा गया है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर को वर्जीनिया से निकालकर अरब सागर में भेजा जा सकता है। वैसे अरब सागर में पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। इसके अलावा यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी हाई अलर्ट पर है। इजराइल भी युद्ध वाली तैयारी कर रहा है। दक्षिणी इजराइल में सेना ने बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। सुरक्षा और इमरजेंसी ड्रिल की गई है। रेस्क्यू और शिप ऑपरेशन एक्सरसाइज की जा रही है। ये तैयारियां ये बता रही हैं कि ट्रंप एक बार फिर से भ्रम फैलाओ और हमला करो वाली अपनी पुरानी नीति पर हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की आशंका का एक संकेत रूस ने भी दिया है। रूस लगातार ईरान से अपने नागरिकों को निकाल रहा है। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से रूसी इंजीनियरों की वापसी शुरू हो गई है। रिकॉर्ड के मुताबिक 24 घंटे में रूस के 4 विमानों ने उड़ान भरी है। इस बीच गाजा से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट है कि वहां इजराइल ने प्रतिबंधित वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, जिसमें हजारों लोग कुछ ही सेकंड में मारे गए, जिनका आज तक पता नहीं चला। ये आशंका द रेस्ट ऑफ द स्टोरी की रिपोर्ट में जताई गई है। कहा गया है कि हमास से निपटने के लिए गाजा पट्टी वैक्यूम का इस्तेमाल हुआ। वैक्यूम बॉम्ब से आग का बहुत बड़ा गोला बनता है। धमाके के साथ ही तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस खतरनाक बम से एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड में शरीर जलकर भाप बन जाता है। आशंका जताई गई है कि गाजा में भी हजारों लोग इसी तरह भाप बनकर गायब हो गए थे, जिनका आज तक पता नहीं चला। इजराइल के पास ऐसे 3 तरह के वैक्यूम बॉम्ब बताए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल क्या ईरान के विरुद्ध भी हो सकता है। एयर ड्रॉप वैक्यूम बॉम्ब ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है, जबकि बंकर बस्टर बॉम्ब वाला वैक्यूम बॉम्ब ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी और परमाणु ठिकानों को राख कर सकता है। अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ इस बम का इस्तेमाल किया तो परिणाम विध्वंसक हो सकते हैं। सत्ता में अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है। संसदीय चुनाव वाली इस परीक्षा में कोई पास होगा, कौन फेल होगा, इसके निर्णय अगले कुछ घंटों में हो जाएंगे। फिलहाल आज सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक वोटिंग हुई। वोटिंग सेंटर पे बड़ी संख्या में मतदाता भी आए। बांग्लादेश में करीब 12 करोड़ 70 लाख मतदाता हैं। इस चुनाव में युवाओं की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि लगभग आधे मतदाता 18 से 37 साल के हैं। 45,70,000 मतदाता पहली बार वोट डाल रहे हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने वोट डाला। यूनुस के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिणाम जो भी आए, इनकी सत्ता की समाप्ति का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बांग्लादेश चुनाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की हो रही है, जिन्हें सर्वे और रुझानों में बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। वैसे भी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की गैर मौजूदगी में बीएनपी बांग्लादेश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान भी आज वोट डालने गए और लोगों से मतदान की अपील की। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से जो हालात हैं, इसको देखते हुए आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि बांग्लादेश में अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। सत्ता का रिमोट किसके हाथ में जाने वाला है। सवाल है कि वहां रह रहे 1 करोड़ 31 लाख हिंदुओं का क्या होगा। ये सवाल कितना गंभीर है, इसे आप वोटिंग से कुछ देर पहले आई खबर से समझिए। एक तरफ बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक और हिंदू की हत्या की गई है।
चुनाव से ठीक पहले एक और हिंदू युवक रतन साहूकार की हत्या कर उसका शव चाय के बागान में फेंक दिया गया। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार यह चुनावी हिंसा का परिणाम है। इससे पहले सोमवार को भी एक हिंदू कारोबारी की हत्या की गई थी। ऐसे में सवाल है कि बांग्लादेश में सत्ता तो बदलेगी, क्या हिंदुओं के हालात भी बदलेंगे? वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की किस्मत लॉक हो चुकी है। वोटिंग खत्म होने के बाद अब काउंटिंग की जा रही है। बांग्लादेश के 36,000 वोटिंग सेंटर्स पर 47.91% मतदान हुआ। कल दोपहर तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि बांग्लादेश में किसकी सत्ता होगी। वैसे वहां मुख्य मुकाबला दो चेहरों के बीच है। एक तरफ है तारिक रहमान, जिन्होंने नए बांग्लादेश के निर्माण का वादा किया है। वहीं दूसरी तरफ जमाते इस्लामी के अध्यक्ष शफीकुर रहमान हैं, जो शरिया सरकार वाला सपना देख रहे हैं। वैसे बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मतदान के दौरान जो रुझान सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। बांग्लादेश के भविष्य को कट्टरता के अंधेरे में डालने वाले हैं। बांग्लादेश में मतदान के दौरान हिंसा देखने को मिली है। कहीं वोटिंग सेंटर के बाहर मारपीट हुई है, बीएनपी और जमात के बीच झड़प हुई है, कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, हिंसक झड़प में बीएनपी नेता मुहिबुज्जमान कुच्ची की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जमात के एक नेता पर मारपीट की गई, जिसके बाद बीएनपी कार्यकर्ता की मौत हुई। वोटिंग सेंटर के बाहर देसी बम से हमला हुआ है। कई जगह मतदान केंद्र पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। क्या आप जानते हैं, बांग्लादेश में कट्टरता का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में है। यही वजह है कि मुख्य रूप से वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। वोटिंग से पहले 2 दिन में 2 हिंदुओं की हत्या की गई है। हिंदू परिवारों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। तारिक रहमान और शफीकुर रहमान वादे जो भी करें, जमीन पर सिर्फ और सिर्फ नफरत, कट्टरता और हिंसा दिख रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ये चुनाव सिर्फ दिखावा है? ये वोटिंग सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है? वहां की सत्ता आगे भी कट्टरपंथियों को कंट्रोल में रहेगी? आज आपको ये भी जानना चाहिए कि कैसे पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ी हैं। कैसे बांग्लादेश के चुनाव पर पाकिस्तान का अच्छा खासा प्रभाव है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान से करीबी बढ़ी है बांग्लादेश की। अगस्त 2025 में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का 3 दिन का बांग्लादेश दौरा था। इस दौरान सीक्रेट मीटिंग हुई थी। जमात के नेताओं के साथ इशाक डार ने सीक्रेट मीटिंग की थी। इतना ही नहीं, जनवरी 2026 से ढाका इस्लामाबाद के बीच सीधी उड़ानें एक बार फिर शुरू हुई। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी हैं कि आईएसआई के एजेंट बांग्लादेश चुनाव को प्रभावित करने के लिए 6 महीने से ग्राउंड पर मौजूद हैं। आईएसआई से जमात को फंडिंग भी मिली है। बांग्लादेशी मीडिया को पाकिस्तानी चैनल्स के जरिए पैसे मिले हैं। बांग्लादेश में अशांति फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। इन वजहों से बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट से आई एक ऐसी खबर के बारे में भी बताते हैं जिसे सुनकर ब्राह्मण समाज के लोग बहुत खुश होंगे। ये वो लोग हैं जो कई दिनों से गुस्से से उबल रहे थे और इस आक्रोश की वजह थी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म मेकर्स की ढंग से क्लास लगाई और खूब सुनाया भी, नैतिकता का ज्ञान दिया और साफ कह दिया कि अगर इस फिल्म का नाम नहीं बदला तो रिलीज भूल जाओ। इससे ये तय हो गया कि अब इस फिल्म का नाम कुछ भी होगा, लेकिन घूसखोर पंडित तो नहीं होगा। इसके पीछे की वजह सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी में छिपी है। कोर्ट ने आज इस फिल्म के टाइटल को लेकर फिल्म मेकर और नेटफ्लिक्स को फटकार लगाई और ये पूछा, ऐसे टाइटल से समाज के एक हिस्से को क्यों बदनाम किया जा रहा है? जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ब्राह्मण समाज की इस याचिका को सुन रही थी। तभी जज साहब ने कहा कि फिल्म का टाइटल नैतिकता और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। बोलने की आजादी का मतलब नीचा दिखाने का लाइसेंस नहीं है और समाज के किसी वर्ग को इस तरह से अपमानित करना बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने फिल्म मेकर्स से कहा कि समाज में पहले से दरार है और आप इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि फिल्म का बदला हुआ नाम बताएं, तभी फिल्म रिलीज होने देंगे। साथ ही सूचना प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और फिल्म निर्माता नीरज पांडे को नोटिस जारी किया गया। पूछा, वो फिल्म का नाम बदलकर नया नाम क्या रखेंगे? ये आज ही अदालत को बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही स्पष्ट ढंग से कहा है
कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं और हर संप्रदाय और धर्म में अलग अलग पूजा और पद्धति का विधान है जी। तो ऐसे में किसी भी धर्म को, किसी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। कोर्ट ने माना कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो नाम रखा गया था वो बहुत डेफिमेटरी है और इसको बदलने की जरूरत थी, और जब स्टेटमेंट दिया गया तो उसके बाद जो हमारी रिक्वेस्ट थी उसको मान लिया गया और आज जो याचिका है उसको डिस्पोजल कर दिया गया। किसी के भी भावनाओं को आहत न किया जाए, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाया जाए, किसी को चोर या बेईमान या डकैत न कहा जाए। अगर कोई पिक्चर आप बनाते हैं तो उसको गेन करने के लिए, अपनी करेंसी गेन करने के लिए, अपनी फेम के लिए किसी गलत शब्द का यूज मत करिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया है कि जब तक नाम नहीं बदला जाता है तब तक कोई ऐसी बात नहीं है। ह्यूमन्स आर नॉट गोइंग टू फॉल, यू कीप इट पेंडिंग एंड यू डू ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स। अब आपको समझाते हैं कि घूसखोर पंडित वाले इस क्लेश की शुरुआत कहां से हुई और इसे लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों में गुस्सा क्यों था। शुरुआत होती है 4 फरवरी से, जब नेटफ्लिक्स ने फिल्म का टीजर रिलीज किया। जैसे ही टीजर आया, सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हो गया। फिल्म का नाम घूसखोर पंडित देखकर ब्राह्मण समाज भड़क गया। देश के अलग अलग शहरों में फिल्म के विरोध में प्रदर्शन होने लगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फिल्म मेकर्स पर FIR भी दर्ज की गई। फिल्म के जबरदस्त विरोध के बाद मेकर्स ने इसके टीजर को हटा लिया और साथ ही तर्क दिया कि इसका फिल्म की कहानी और किरदार काल्पनिक है। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग काल्पनिक वाली इस थ्योरी को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिल्म का नाम विशेष जाति के खिलाफ सोची समझी तैयारी है। ब्राह्मण समाज के गुस्से की वजह इस फिल्म का टाइटल है, घूसखोर पंडित। आरोप है कि यह ब्राह्मणों को बदनाम करने वाला टाइटल है। पंडित के साथ घूसखोर लगाकर बदनाम करने का तर्क दिया जा रहा है। साथ ही चेतावनी भी दी गई थी कि टाइटल घूसखोर पंडित को तुरंत बदला जाए। लेकिन अब उनकी ये इच्छा सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश से पूरी हो गई है। टाइटल इतना डेरोगेटरी कैसे हो सकता है, इतना आस्था को चोट पहुंचाने वाला कैसे हो सकता है। इसका टाइटल चेंज होना चाहिए। अगर वो चेंज करते हैं, उनके फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है तो फिल्म रिलीज होनी चाहिए। जो लोग इस तरह किसी जाति विशेष को या जातीय उन्माद पैदा करने की या जातीय भेदभाव करने की या जाति को छोटा दिखाने की कोशिश की है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी समाज के ऊपर जा रहा है ऐसा लगता है, तो ये घुसखोरी जो करने वाले हैं वो भी कोई जात पात से नहीं होता है। गुनहगार जो होता है ना, उसकी जात नहीं होती। बलात्कारी बलात्कारी है, खून करने वाला खून ही है, तो फिर उसकी जात क्यों देखते हो, धर्म क्यों देखते हो। जो समाज में दरार आ रही है उसको लेकर के फिल्म बनाई गई है। जो भी फिल्म बने वह किसी भी कतिपय समाज को लेकर के विभक्त ना करें, लज्जित ना करें, साफ सुथरी फिल्म बने। कृत्य करने वाले ये जो लोग भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर जो भी लोग हैं, इनको सजा देनी चाहिए ताकि ये नजीर बने कि आने वाले टाइम पे कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में कार्य करने वाला डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अभिनेता इस तरह के कार्य न करे। देश की सरकार से ये मांग करूंगा, इसमें कठोर कानून बनाए। इस तरह की फिल्में, देश विरोधी, जाति विरोधी फिल्में फ्लोर पे न आए और न ही बनने पाए। अब हम आपको उस कहानी और किरदार के बारे में बताते हैं जिस पर इस फिल्म का टाइटल आधारित है। फिल्म में एक्टर मनोज बाजपेयी सीनियर इंस्पेक्टर अजय दीक्षित की भूमिका में है। कहानी के अनुसार दिल्ली में उन्हें पंडित के नाम से जाना जाता है और वो एक बदनाम पुलिस वाले के रूप में दिखाए गए हैं। टीजर में दिखाया गया था कि अजय दीक्षित यानी मनोज बाजपेयी 20 साल पहले SI के तौर पर भर्ती हुए और अपने कारनामों की वजह से वो बार बार डिमोट होकर उसी रैंक पर वापस आ जाते हैं। उनके इसी भ्रष्ट आचरण को पंडित शब्द से जोड़ा गया, जो अब कलेश का कारण बन गया है। हालांकि फिल्म का नाम बदल जाना तय ही है। सत्ता में अब आपको इंजीनियरिंग के वो करिश्मे दिखाते हैं जो आपको थोड़ा हंसाएंगे और गहरी चिंता भी देंगे। कुछ महीने पहले ही हमने भोपाल में 90 डिग्री के मोड़ वाला ब्रिज आपको दिखाया था। ये एक ऐसा डिजाइन था जिसमें गाड़ियां मोड़ने में परेशानी होती थी और हादसा हो जाता था। कुछ हफ्ते पहले मुंबई के मीरा भायंदर में एक पुल बना जो 4 लेन से अचानक 2 लेन में कन्वर्ट हो जाता है। इससे एक चिकन नेक बन रहा है। इस डिजाइन के कारण इस पुल पर हादसा और जाम लगना दोनों हो सकता है। और अब तीसरे इंजीनियरिंग करिश्मे को देखिए। ये कमाल की चीज बनाई गई है नोएडा में। पूरे 31 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये एक स्काई वॉक है जिसे 2 मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए बनाया गया था।
लेकिन ये ऐसा पुल है कि बनने का नाम ही नहीं ले रहा। लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं और सामने बीम आ रही है। सोचिए कोई कैसे इसका इस्तेमाल करेगा। इसकी जड़ में है लापरवाही और बेसिर पैर का डिजाइन। अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में ये तब होता है जब इंजीनियर निर्माण पहले शुरू कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड वर्क और रिसर्च बाद में की जाती है। ये ऐसे ही है जैसे कोई खाना पकाने से पहले खाने बैठ जाए। सत्ता में हमने आज इस घटिया इंजीनियरिंग पर एक कुंजी तैयार की है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कैसे जनता के करोड़ों रुपए का नाश किया जा रहा है। अब पूरी कहानी समझिए। नोएडा मेट्रो की 2 लाइन है। एक दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन है, दूसरी नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन है। सेक्टर 50 और 51 के पास से ये दोनों गुजरती हैं। दोनों लाइन के स्टेशन के बीच करीब 500 मीटर की दूरी है, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी ने प्लान बनाया कि दोनों को जोड़ने के लिए एक स्काई वॉक बनाया जाए। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। जून 2023 में काम शुरू हुआ और प्लानिंग के मुताबिक 5 महीने में स्काई वॉक का काम पूरा होना था, यानी दिसंबर 2023 में काम खत्म होना था। इसे 50 और 51 सेक्टर के मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करना था, लेकिन काम शुरू होने के बाद इसके डिजाइन में बदलाव किया गया, जिससे 6 करोड़ की लागत और बढ़ गई, यानी 25 करोड़ का स्काई वॉक 31 करोड़ रुपए का हो गया। इसे दिसंबर 2024 में पूरा होना था, वो अब तक खुल नहीं पाया है। अब जब स्काई वॉक का निर्माण पूरा हो गया और अंत हुआ तो दोनों स्टेशन को कनेक्ट करना था, तो रास्ते में मेट्रो की एक बीम आ गई। अब इस वीडियो में आप देखिए, ये वही बीम है जो स्काई वॉक के रास्ते में है। अब इस बीम को हटाने की बात की जा रही है, जिसमें करीब 1 और महीने का वक्त लगेगा। इसके बाद ही दोनों मेट्रो स्टेशन कनेक्ट हो पाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि 31 करोड़ रुपए खर्च करके एक स्काई वॉक बना है, लेकिन इंजीनियर और इसके प्लानर को ध्यान ही नहीं था कि जब स्काई वॉक बन जाएगा तो दोनों स्टेशन को कनेक्ट कैसे करेंगे। ये वही स्काई वॉक है जो लगभग 31 करोड़ की लागत का बनाया गया है और नोएडा प्राधिकरण ने इसे इस मकसद से बनाया था जो यात्री ग्रेटर नोएडा वेस्ट या ग्रेटर नोएडा से सेक्टर 51 तक आते हैं मेट्रो से, और जिनको दिल्ली जाना है और वो सेक्टर 52 के मेट्रो स्टेशन तक जाते हैं, उनको आसानी से कनेक्टिविटी मिले, इसलिए उस मकसद से इस स्काई वॉक को बनाया गया था। लेकिन स्काई वॉक बनाने के लिए लगभग 31 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया। बीच में एक पिलर आ गया है। दरअसल इसे बनाने से पहले जो प्लानर थे उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये कनेक्टेड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया तो बीच में ही एक पिलर आ चुका है, जो कि अब एक समस्या खड़ी कर दी है। देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर पैदल भी जाते हैं, ना कि इस स्काई वॉक का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर इसकी वजह से सुबह और शाम में ज़्यादा रश होने की वजह से जाम भी लगने लगा है। लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नहीं, अभी तो नीचे से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पैदल यात्रा के लिए बनाया है। पैदल यात्रा के लिए तो ये 51 जाने के लिए अभी नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण ये इसमें काम भी चल रहा और पिलर भी है बीच में। पिलर आ चुका है। जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, मतलब कि लोगों को आसानी हो, लोगों को नीचे से ना जाना पड़े वो, लेकिन अब उसी चीज़ का यूज़ नहीं। तो मेरे हिसाब से सरकार को इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, और उनकी बनाई योजनाएं उनकी किसी ना किसी काम का मैनेज नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा। तो उस पिलर के लिए कुछ करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री तो जिस स्काई वॉक को कई महीने पहले बन जाना था वो अब तक बना नहीं है, और इसे 2029 में तोड़ा भी जाना है, यानी 3 वर्ष के लिए 31 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन स्काई वॉक रेडी नहीं है। दरअसल मामला यह है कि इन दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच में स्वीडन की कंपनी आइकिया का एक मॉल बन रहा है। नोएडा अथॉरिटी से अग्रीमेंट के मुताबिक 2029 के बाद स्काई वॉक को डिसमेंटल करना होगा, क्योंकि तब मॉल के अंदर से ही दोनों स्टेशनों को जोड़ा जाएगा। यदि किसी वजह से 2029 में ये नहीं हटाया गया तो 2035 में इसे अनिवार्य रूप से तोड़ा जाएगा, क्योंकि तब तक मॉल का निर्माण पूरा हो जाएगा। यानी 31 करोड़ रुपए का ये अस्थायी स्काई वॉक, जिसकी उम्र पहले से ही तय है, वो भी नोएडा अथॉरिटी अच्छे से नहीं बना पाई है। वैसे नोएडा के सेक्टर 50 और 51 के मेट्रो स्टेशन के बीच स्काई वॉक की ये कहानी पहली नहीं है। पहले भी यहाँ कमाल की इंजीनियरिंग का मॉडल दिखाया जा चुका है। स्काई वॉक से पहले यहाँ दोनों स्टेशनों को जोड़ने के लिए वॉकवे भी बनाया गया था।
इस पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। कुछ महीनों तक इस रास्ते पर ई रिक्शा भी चलाए गए, लेकिन जैसे ही स्काई वॉक का काम शुरू हुआ, वॉकवे पर ई रिक्शा को बंद कर दिया गया। अब यात्री पैदल ही जाते हैं, यानी 2 करोड़ रुपए भी पानी में गए। वैसे भारत के इंजीनियर्स के ऐसे कमाल पर बहुत हैरानी भी होनी चाहिए, क्योंकि एस्पायरिंग माइंड्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लगभग 80% से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को अयोग्य माना जाता है, यानी वो नौकरी क्षमता के मानकों पर खड़े नहीं रहते हैं। शायद इसीलिए भारत में लगभग 80% से 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास नौकरी या इंटर्नशिप ऑफर नहीं होते हैं, यानी जो योग्यता की कमी है। अब जब अयोग्य लोग काम करेंगे तो ऐसा ही काम करेंगे। हम इसमें योग्य इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहे हैं। भारत में समय समय पर योग्य इंजीनियर्स ने काफी अच्छे काम किए हैं, चाहे वो मुंबई में समंदर पर पुल बनाना हो या समंदर के नीचे रोड टनल, कश्मीर में सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज हो या फिर हावड़ा में नदी के नीचे मेट्रो टनल। इन्हें इंजीनियरिंग चमत्कार कहा जाता है, पूरी दुनिया में जिसकी तारीफ होती है। लेकिन हमें योग्यता और अयोग्यता के बीच फर्क करना जरूरी है, और जब कोई गलत काम हो तो वो भी बताना जरूरी है। अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें राहुल गांधी के कल के भाषण पर बवाल बढ़ता जा रहा है और विशेषाधिकार हनन से शुरू हुआ मामला अब सदस्यता खत्म करने वाली मांग तक पहुंच चुका है। कल राहुल गांधी ने लोकसभा में एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया था और पीएम मोदी, कारोबारी गौतम अडानी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम लिया था, जिसके खिलाफ सत्ता ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने का ऐलान किया। अब आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटैंटिव मोशन पेश किया और उन पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग की है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। हालांकि वो राहुल गांधी के भाषण से आपत्तिजनक हिस्से हटाने की मांग कर रही है। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने राहुल के बजट चर्चा के दौरान कहे गए कुछ अंशों को रिकॉर्ड से हटाने का औपचारिक नोटिस दिया है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी किसी प्रस्ताव से नहीं डरते, फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन सच बोलेंगे। मोशन लेके आ रही सरकार कर रही है। और सब्सटेंशियल मोशन, ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। They tried to remove his membership last time. What happened? People elected more than than Modi ji. Privilege, this substantiate. We are not bothered about it. If you want to hang us, hang us. ये बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ध्यान भटकाया जाए। ट्रेड डील जो हुई है, जो सरकार नतमस्तक हुई है यूएसए के आगे, इन सभी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें और अफवाहें फैलाई जा रही है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चेंबर में हंगामे का जिक्र है। रिजिजू ने दावा किया है कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दी, लेकिन प्रियंका ने कहा कि गालियां देने वाली बात झूठी है। उन्होंने किसी को नहीं उकसाया, वो चुपचाप थी। आखिर में केवल शांति से अपनी बात रखी थी। आप भी देखिए वीडियो में क्या हो रहा है। किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ 1-2 एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे में चुपचाप बैठी थी। और अंत में मैंने 1-2 चीजें बोली शांति से स्पीकर साहब को। संसद में कई बार जनता की बात करते करते नेता उत्तेजित हो जाते हैं। दरअसल देश सेवा में इतने खो चुके होते हैं कि निकलना मुश्किल है। ऐसा ही तुर्की में भी हुआ। वहां तो नेताजी ज्यादा देश सेवा करना चाहते थे, इतनी ज्यादा कि संसद के अंदर मुक्केबाजी ही शुरू हो गई। दरअसल तुर्की की संसद में बुधवार यानी कल उस समय जोरदार हंगामा और मारपीट हो गई जब राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने अकिन गुरलेख को देश का नया न्याय मंत्री बनाया। विपक्षी सांसदों ने इस नियुक्ति का कड़ा विरोध किया, जिसके बाद संसद में पहले तीखी बहस हुई और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। दरअसल जब अकिन गुरलेख को न्याय मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जानी थी, तब विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध करते हुए संसद के फ्लोर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
इस दौरान सत्ता पक्ष के सांसद भी सामने आ गए और दोनों गुटों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगी। कुछ सांसदों को एक दूसरे पर लात घूंसे चलाते भी देखा गया। सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। काफी देर तक संसद का कामकाज इसकी वजह से बाधित रहा। वैसे मारपीट नहीं करनी चाहिए, मिल बैठकर देश की सेवा कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है।